बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं जवाद कमाल। मुल्क की सियासत का पारा एक बार फिर से हाई होता जा रहा है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो अपोजिशन के खिलाफ फिर मुतहरिक हो गया। आमदन से जायद असासाजात केस में शरीफ खानदान की खवातीन को पहली बार नैब में तलब किया गया है और नैब टीम के शहबाज शरीफ के घर पहुंचते ही मरियम औरंगजेब ने यह दावा किया आज कि नैब टीम ने लीगी सदर के घर का मुहासरा कर लिया है, छापा मारा गया है, जबकि नैब तर्जुमान ने छापे की तरदीद की और हमजा शहबाज ने भी नैब को आज आड़े हाथों लिया, नैब कार्रवाइयों को इंतकामी कार्रवाइयाँ करार दिया। दूसरी जानिब अगर मईशत की बात करें, उम्मीद और नाउमीदी के भंवर में फंसी मुल्क की मईशत की कश्ती साहिल पर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, ये सवाल अब भी हर फिक्रमंद पाकिस्तान के जहन में हथौड़े बरसा रहा है। पेट्रोल डॉलर की बात करें, सोना, अशिया खुर्दोनोश, बिजली, गैस और ना जाने क्या क्या कुछ महंगा होने के बाद बेयकीनी के बादलों में घिरे पाकिस्तानियों को हालात अच्छी होने की खबर अब सुनाई दी जाने लगी है। वजीर खजाना असद उमर ये कह रहे हैं कि IMF के साथ उसूली इत्तेफाक हो गया और IMF से जो प्रोग्राम है वो बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम मईशत को बेहतरी की जानिब ले जा सकेगा या नहीं ले जा सकेगा, ये एक सवाल है, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि बेहतरी की जानिब ले जा सकेगा। IMF की जो शराइत हैं उसे पहले ही बुनियादी तब्दीलियां उसमें की जा चुकी हैं और अगला काम जो है वो बुनियादी ढांचे में इस्लाहात का है। जबकि असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों की वजह से IMF के पास जाने पर मजबूर हुए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी आलमी मालियाती दायरे के पास जाना पड़ा था, ये वजीर खजाना असद उमर साहब ने कहा है। इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में माहिराना राय जानेंगे आज के न्यूज़ वन स्पेशल में। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार साहब और मारूफ तजियाकार लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अलावा आपसे कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे कराची से मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। रमेश कुमार साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। सूरत हाल अब बदल रही है। मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज ये कहा कि फवाद चौधरी साहब ने हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया है, क्योंकि उन्होंने भी नैब के हवाले से नैब पर कुछ तनकीद की है फवाद चौधरी साहब ने। तो मरियम औरंगजेब साहिबा ये कह रही है कि हम ठीक थे, हुकूमत हमारे मौक़िफ़ को ठीक कह रही है। कोट लखपत जेल के बाहर भी लीगी रहनुमा ये कहते थे कि आज जहाँ हम खड़े हैं कल आप हो सकते हैं यहाँ पर खड़े, हुकूमती लोग यहाँ खड़े हो सकते हैं। वक्त आ रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से करनी है, ये कानून साजी करना पार्लियामेंटेरियन का काम था। और पार्लियामेंट का जो अगर हम आधा दौर अगर लगाते हैं कि भाई 37 साल मार्शल आ रही है तो 35 साल डेमोक्रेसी भी रही है, और उस डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो 50% PMLN और 50% पीपल्स पार्टी ने टाइम जो है वो दिया है डेमोक्रेसी के दौरान। तो अगर वहाँ पे कुछ कमी पेशी थी, वहाँ पे रिफॉर्म लाने की ज़रूरत थी तो उस टाइम पे भी कर सकते थे, और उस वक्त उन्होंने नहीं की। अब जब एक एहतसाब का अमल शुरू हो गया है और ये इस गवर्नमेंट का तो मैनिफेस्टो ये है कि हमें एहतसाब को ज़्यादा तेज़ करना है, उसके अंदर रुकावट नहीं डालनी है। तो मैं नहीं समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट किसी भी तरीके से एहतसाब में कोई रुकावट पैदा करेगी या कोई ऐसी चीज करेगी। तो रुकावट नहीं पैदा कर रही सर, लेकिन मेरा सवाल ये था कि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने आज नैब पर थोड़ी बहुत तनकीद की है अलीम खान के मामले को लेकर। क्या ये दुरुस्त है? फर्क क्या रह गया? अपोजिशन भी तनकीद कर रही है, हुकूमत भी नैब पर तनकीद करेगी, तो फिर एहतसाब का अमल किस हद तक मुतासिर होगा? बात यह है कि ये गलत बात है और कि गवर्नमेंट उसके ऊपर तनकीद कर रही है। हम सिर्फ ये ज़रूर कह रहे हैं कि एक वे ज़रूर होना चाहिए तफ्तीश का और उस चीज़ को देखा जाए, मगर कभी कभार ये भी होता है इतनी चीज़ होती नहीं है जिसको जितना हाईलाइट किया जाता है। अगर जहाँ पे कोई इस तरीके से मिसबिहेव किया जा रहा है उसको बिल्कुल कंडेम भी करना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। और अगर आज जैसे जिस तरीके से मुझे पता चला है कि नैब ने एक नोटिस दिया, अब नोटिस दिया तो उस वक्त ये कहना कि भाई लेडीज को बुलाया जाता है तो वो सही नहीं है। आप कोई उसका भी मतलब सर खबर का कुछ भी निकले, खबर इतनी ज्यादा थी कि नैब की जानिब से ये मौक़िफ़ भी सामने आ गया कि फवाद चौधरी साहब का जो बयान है उसके कानूनी पहलुओं का जायजा ले रहे। नहीं, कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेना गवर्नमेंट का ठीक है काम है। अगर कहीं पे किसी पार्लियामेंटेरियन के साथ या किसी के साथ अगर ज्यादती होगी, बिल्कुल गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेगी, मगर गवर्नमेंट की एक लिमिट है काम करने की कि एहतसाब के दायरे के अंदर
आप उनको डिक्टेशन नहीं दे सकते, मगर अगर जहां पे लियाकत शाहवानी साहब, आप मुत्तफिक हैं रमेश कुमार साहब के बयान से? बात की और फवाद चौधरी साहब ने जो आज ठीक कहा, क्या वो दुरुस्त कह रहे हैं? मरियम औरंगजेब साहबा दुरुस्त है? देखिए, फवाद चौधरी के बयान के बाद तो यह साबित हो गया कि नैब बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इदारा है और गवर्नमेंट को भी उससे एटलीस्ट फवाद चौधरी की हद तक तो शिकायतें हैं। अगर सिर्फ अपोजिशन की शिकायतें रहती तो फिर हम जरूर ये कह सकते थे कि नैब ने गवर्नमेंट की जानिब जो है औला रखा हुआ है। लेकिन अब तो अगर फवाद चौधरी ने भी गिले शिकवे शुरू किए, इसका मतलब है नैब जो है सही सिमत में जा रही है और एक इंडिपेंडेंट इदारा का जो अगर आपकी बात को मान लें कि नैब सही सिमत में जा रही है, तो अपोजिशन की जानिब से तनकीद पहले से हो रही थी, अब हुकूमती ऐवानों से भी आवाज उठना शुरू हो गई है, तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया। क्या किसी इदारे के खिलाफ ये आवाज दुरुस्त है? ये आवाजें जब 2001-2 में एडमिरल मंसूर हक को अमेरिका से लाकर नैब के सामने पेश किया गया तो उस वक्त ये आवाजें नहीं थी। बलूचिस्तान में सेक्रेटरी फाइनेंस मुश्ताक रहसानी को गिरफ्तार करके नैब में पेश किया गया तो उस वक्त ये आवाजें नहीं थी। ये आवाजें शुरू उस वक्त हुई जो पाकिस्तान का जो टॉप एलीट है, जो इस मुल्क में स्याह सफेद के मालिक चंद जो फैमिली रहे हैं, जिसमें शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली मेनली, जब उन पे आग पड़ना शुरू हो गया तो उसके बाद नैब में उनको बुराइयां, कोताहियां और कमजोरियां नजर आने लगी। और यह भी शुक्र है कि ये पैनामा जो स्कैंडल है, ये एक बैनुल-अक़वामी एक स्कैंडल था, वहां से चलकर आया और ये केस नैब में आए। अदरवाइज नवाज शरीफ को अगर डायरेक्ट नैब उस वक्त पकड़ लेती तो उसी वक्त वो नैब को काम करने नहीं देते। और जेआईटी ने 2 महीने और मजमूई तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने 126 दिन मियां नवाज शरीफ को दिए कि वो अपना मनी ट्रेल साबित करे, वो नहीं कर सके। आज जो अरबों की रेल पिल जो जैली अकाउंट्स में हुई है और जरदारी साहब उसमें दर लिए गए हैं, तो जरदारी साहब से अगर ये नैब सवाल पूछती है कि मनी ट्रेल दें, ये पैसे कहां से आए, तो इसमें नैब क्या बुराई करती है? पूरे मुअज़्ज़िब दुनिया में जो नैब या अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं, एफबीआर है वहां का, वो किसी भी शख्स को बुला के उसका मनी ट्रेल पूछ सकते हैं। ये तो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेट रहा है कि यहाँ पे गरीब आदमी से तो पूछा जा सकता है, बल्कि मोहल्ले का बाबू भी गरीब आदमी से पूछता है कि ये साइकिल तुमने कहां से खरीद कर लाया, कल तक तो तुम पैदल थे। लेकिन बड़े सरमाएदार से नहीं पूछा रमेश कुमार साहब, एक और अहम मामले पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। आज आपकी इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी 18वीं तरमीम के हवाले से आपके मौक़िफ़ की तायीद की है, तो मुख्तसर ज़रा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो अपोजिशन ने खासतौर पर पीपल्स पार्टी ने इस पर बड़े एहतजाज की कॉल दी है। पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने ये तक कह दिया कि पाकिस्तान टूट सकता है, टूटने की जानिब जा सकता है 18वीं तरमीम से। हुकूमत तैयार है बड़े एहतजाज के लिए? देखिए, 18वीं तरमीम के ऊपर जो फ्लाज हैं, जो उसके अंदर मिस्टेक्स हैं, उसके ऊपर PMLN की जब हुकूमत थी तब भी वो कहती थी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, उसको हमें रेक्टिफाई करना चाहिए। आज भी ज़्यादातर पार्लियामेंटेरियन यही कहते हैं, मगर पीपल्स पार्टी जब रज़ा रब्बानी वो बना रहे थे, इस वजह से वो चाहते हैं कि हम इस इशू को हमेशा हाईलाइट करते रहें और इसकी क्रेडिट लेते रहें। मैं नहीं समझता कि आज ये टाइम है जिस टाइम के ऊपर कोई हम इस इशू के ऊपर बात करें। आज तक हमने इस इशू को डिस्कस ही नहीं किया है। जैसे PTI की गवर्नमेंट आई है, ये ज़रूर चीज़ें करते हैं यार, 18वीं तरमीम की वजह से ये मसले मसाइल चल रहे हैं, क्योंकि मैन आप मुझे बताएं NFC है। NFC इस वक्त जो पाकिस्तान की जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन को अगर देखा जाए तो NFC का जो शेयर डिफेंस पेमेंट और जो इंटरेस्ट पेमेंट देते हैं, तो जो यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट खड़ी है वो -600 बिलियन पे खड़ी है। किस तरीके से जो है वो आगे काम मुल्क का चले, ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स के अलावा माइनॉरिटीज का बड़े एहतजाज के लिए तैयार है, क्योंकि ये मामला ऐसा है, इतना सीधा नहीं है। मैं समझता हूं कि हुकूमत की अभी ये एजेंडा ही नहीं है कि 18वीं तरमीम को डिस्कस करें और 18वीं तरमीम की अमेंडमेंट के ऊपर अभी हम काम करें। इस वक्त हमारा जो काम चल रहा है वो इकोनॉमी के ऊपर चल रहा है और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर चल रहा है। बयानात तो चल रहे हैं ना सर, हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम खत्म करेंगे, ये ठीक नहीं है, ये बयानात तो आ रहे हैं आपकी इत्तेहादी जमात की जानिब से भी। अब ये पीपुल्स पार्टी, ये पीपुल्स नहीं हुकूमती मौक़िफ़ जवाब ये नहीं आ रहा है कि हमारा इस वक्त टॉपिक है कि हम इस वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब गुज़िश्ता दिनों ये कहते रहे कि 18वीं तरमीम में अगर कुछ अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी हैं। सिंध से 90,000 अरब रुपए का हिसाब भी मांग रहे थे और 18वीं तरमीम को बुनियाद बना रहे थे वो।
जवाब वो तो मैं भी कहता हूं ना, मैं कहता हूं अच्छाइयां भी हैं बुराइयां भी हैं, उसकी अमेंडमेंट होनी चाहिए, मगर आज वो टॉपिक नहीं है हमारा। आज अपोजिशन स्पेशली पीपुल्स पार्टी उसको अपने सब्जेक्ट को डाइवर्ट करने के लिए ये लेके आ रही है कि हुकूमत 18वीं तरमीम को। आप भाई जेआईटी की रिपोर्ट है, उसके अंदर जो चीजें आप उसका जवाब दें। हम 18वीं तरमीम की यकीन दिलाते हैं जब तक आपकी जेआईटी की रिपोर्ट आए, जब तक शाहवाली साहब टेक्निकली तौर पे हुकूमत कमजोर है, 2/3 अक्सरियत नहीं है हुकूमत के पास इस मामले के लिए, फिर भी बयान चलते हैं। अपोजिशन की जानिब से भी इस तरह का बयान सामने आ जाता है कि हम बड़ा एहतजाज करेंगे। क्या दुरुस्त है ये सब? शाहवानी साहब आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, शाहवानी साहब सवाल दोहराइएगा प्लीज। टेक्निकली तौर पर कमजोर है हुकूमत, क्योंकि 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी 18वीं तरमीम को खत्म करने के लिए, वो हुकूमत के पास नहीं है। देखें, फिर भी हुकूमत बयान देती है और उसके बाद उसी के अगर तनाजुर में देखें तो अपोजिशन फिर भी बड़े एहतजाज की धमकियां भी देती है, बड़ी एहतजाज की बातें भी होती हैं। कल बिलावल भुट्टो साहब की आधी से ज्यादा तकरीर इसी मामले के ऊपर थी। जी देखें, जब 18वीं आईनी तरमीम के का जिक्र भी इस मरहले पे करना, मैं इसको इमेच्योर और गैर संजीदगी समझता हूं गवर्नमेंट के साइड पे। उसको अमेंड करने के लिए सेनेट और कौमी असेंबली में अलग-अलग 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगा, जबकि गवर्नमेंट के पास इस वक्त बहुत थिन मार्जिन है। वो कोई एक्ट भी अभी तक पास नहीं कर सकी है सिवाय मिनी बजट के। अब 18वीं आईनी तरमीम बजाहिर तो एक तरमीम है, लेकिन ये सूबों के आयात और जीस्त का मसला है। 40 साल सियासी जद्दोजहद के बाद पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातें, मजहबी जमातें, कॉम्परस जमातें, 27 रुकनी कमेटी ने 9 माह बैठ के इस पे डेलिब्रेशन करते हुए उसके बाद ये पैकेज लाया, और उसके बाद काफी सारे जो महकमे हैं वो डिवॉल्व हुए सूबों को। कंकरेंट लिस्ट के 47 सब्जेक्ट डिवॉल्व हो गए सूबों को। उसके बावजूद भी 18वीं आईनी तरमीम पे एक इंप्लीमेंटेशन कमेटी बनाई गई, और एक खदशा था, एक गिला अभी भी है कि तमाम जो महकमे आईनी तौर पे डिवॉल्व किए जाने चाहिए थे वो डिवॉल्व नहीं हुए। जैसे आर्टिकल 172 सबसेक्शन 3, जिसके तहत जिस सूबे से जो वसाइल निकलेंगे उसमें वफाक और सूबों का इक्विटेबल शेयर होगा, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अमल दरामद नहीं हुआ। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो सामने भी आ रहे हैं। ब्रेक की जानिब जाना होगा, जिसके बाद हम बात करें मुआशी सूरत हाल की। हुकूमत को तो दरपेश मुआशी चैलेंजेस हैं। वजीर खजाना असद उमर साहब कुछ खुशखबरियां भी सुना रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। वजीर खजाना असद उमर ने यह कहा है कि IMF के साथ उसूली मामला जो हैं वो तय पा गए हैं, और ये जो प्रोग्राम होगा ये मुल्की मईशत को बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। अगरचे PTI हुकूमत को तवक्कुआत के बरक्स माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अब मईशत में बेहतरी की बातें हो रही हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, क्या IMF से मुआहदे की सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं हम? देखिए, IMF का जो प्रोग्राम है उसका बुनियादी नुक्ता ये है कि मईशत को इस्तेहकाम दें, हमारे जो इशारियाँ ख़राब हैं उनको ठीक करें, चाहे वो आर्जी तौर पर ही हो, लेकिन उसके साथ ही मईशत की शरह नमू को सुस्त करें। दूसरी ये कि उनकी शराइत को जिस तरीके से हम तस्लीम कर रहे हैं, उसके नतीजे में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई को मैं कहता हूँ कि अवाम पर एक जालिमाना टैक्स। देखिए, जो बुनियादी नुक्ता समझने का है वो ये है कि 1988 से 30 बरस हो गए हैं हम IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं, और इतना दुनिया का कोई मुल्क नहीं गया जितना कि पाकिस्तान गया है। तो जिन इस्लाहात का मुतालबा वो 1988 में कर रहे थे वही आज कर रहे हैं, और हम उनसे कहते हैं जनाब ये इस्लाहात हम नहीं कर सकते, हमारी सियासी मजबूरियाँ हैं। मसलन हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगा सकते। तो वो IMF कहता है ठीक है आप मत करें, आप फिर बिजली के नर्ख बढ़ाएं, आप गैस के नर्ख बढ़ाएं, आप पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएं, आप तरक्याती अखराजात में कटौती करें, आप तालीम और सेहत का बजट कम करें, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, और आप जो है ना रुपए की कदर गिराएं, जो हम कर रहे हैं। तो IMF के प्रोग्राम के नतीजे में सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा वो ये होगा कि हमें आलमी बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जे मिल जाएंगे, और हम इंटरनेशनल बॉन्ड्स भी इशू कर सकेंगे। और लेकिन मईशत की शरह नमू जनूबी एशिया में हमारी सबसे कम रहेगी, मेरे ख्याल से बांग्लादेश से भी कम रहेगी, और महंगाई रहेगी। ये प्रोग्राम है मईशत को इस्तेहकाम देने और शरह नमू को सुस्त करने के लिए। इसको आप ये नहीं कह सकते कि मईशत में बेहतरी आएगी, लेकिन जो बुरानी कैफियत है वो टल जाएगी, क्योंकि आपको दुनिया के दूसरे मुल्कों और इदारों से कर्जे लेने का एक मौका जो है वो मिल रहा है।
लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 1993 से अब तक जो 5 हुकूमतें आई, पांचों हुकूमत ने IMF से जो है कर्जा लिया और ये कहा कि जी मईशत दिवालिया है, अब हम कर्जा ले रहे हैं IMF से तो मईशत बेहतर हो जाएगी। लेकिन जब वो रुखसत हुए तो अगली हुकूमत ने आके फिर कहा कि जी मईशत दिवालिया है। ये 5 मरतबा हो चुका है, 5 हुकूमतें। अब हम ये छठी तरफ उसी राह पर चल निकले हैं कि हम जो है दिवालिया के मईशत को कह रहे हैं बेहतर बनाएंगे, लेकिन IMF के प्रोग्राम से बेहतर नहीं बनती, सिर्फ इस्तेहकाम होता है और वो आर्जी इस्तेहकाम होता है। आर्जी इस्तेहकाम होगा, मुस्तकिल हल क्या होगा ये भी आपसे जानूंगा। रमेश कुमार साहब, पेट्रोल महंगा हुआ, कई अशिया खुर्दनोश के निर्ख भी बढ़े, बिजली गैस के निर्ख भी बढ़ाने पड़े हैं हुकूमत को। क्या PTI हुकूमत को इन हालात का अंदाजा नहीं था? इलेक्शन से कबल वादे दावे तो कुछ और थे आप लोगों के। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि IMF का जो प्रोग्राम है, मैंने इसकी काफ़ी स्टडी की है क्योंकि इकोनॉमी से हमारा ताल्लुक है। 30-31 साल से ये हम पाकिस्तान IMF के चक्कर में घूम रहा है, मगर जब भी जो हुकूमत आती है उसको जिस वर्षे में जो चीज़ मिलती है वो उसकी मजबूरी होती है कि अगर उसको इंटरनेशनल मार्केट में रहना है, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, बॉन्ड्स, वो तो लेटर ऑफ क्रेडिट की ज़रूरत होती है। इस वजह से IMF के पास जाना उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि हमारी रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो बेहतरी फ़ौरन उसी टाइम नहीं आ सकती है। हमारी बजटें तब तक नहीं बन सकती जब तक हम अपने जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के डेफिसिट को हम कम कर सकें। उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास बजट को, और उसके लिए IMF जब भी होता है तो IMF के प्रोग्राम देता है। कोई आप छोटी बैंक से एक लोन लेते हैं एक गाड़ी के लिए, तो वो भी आपसे पूछता है कि आपकी इनकम कितनी है, आप ये लोन वापस कैसे करेंगे। तो वो आपको एक प्रोग्राम देता है कि आपको इस तरीके से ये कमाना है, इस तरीके से यहाँ पे ये खर्चा करना है, इस तरीके से आपको रहना है, इस तरीके से आपकी यूटिलाइजेशन। तो वो होते बेहतरी के लिए। अब वो बेहतरी के लिए होते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। महंगाई बिल्कुल इससे बढ़ती है, मगर महंगाई जो बढ़ती है वो भी डिमांड और प्रोडक्शन के ऊपर वो ऑटोमेटिक अपनी स्पेस बना लेती है, प्राइस उसकी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। मैं समझता हूं उसके बाद हम कम से कम उन चीज़ों को मिसयूज अगर नहीं करें, जैसे माजी में वो चीज़ें हुई हैं IMF के प्रोग्राम से आज तक हम निकल क्यों नहीं सके हैं। इस वजह से नहीं निकल सके हैं कि हर बंदा पाकिस्तान पॉपुलर फैसले के जगह पे वो पब्लिक पॉपुलर फैसले करता है जब उसके पास अमाउंट होता है कि हम IMF से जान छुड़ाएं, मगर वो IMF के जान छुड़ाने से पहले वो कहता है कि नहीं, मुझे लाजमी है पब्लिक के अंदर जाना है, कुछ सब्सिडियां देनी है। वो उससे फैसले से हट जाता है, वो फैसले से भी हट जाता है। जो रीपेमेंट होता है उसको फिर रीशेड्यूल में लेके चला जाता है। इस वजह से मैं आज जो समझता हूं कि अगर आज की हुकूमत, हमारी हुकूमत अगर IMF को इस मरतबा, जैसे इसाक डार ने कहा था कि मैं इस IMF का मेरा लास्ट फैसला होगा, मगर बाद में वो भी उन चीज़ों से हट गया था क्योंकि पब्लिक प्रेशर था, पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी। इस तरीके से आज असद उमर साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कहता है कि IMF का लास्ट जो है वो हमारा होगा एग्रीमेंट। अगर लास्ट एग्रीमेंट होगा तो मैं समझता हूं ये पब्लिक को भी कड़वी गोली लेनी पड़ेगी, ये पार्टी को भी अनपॉपुलर फैसले करने पड़ेंगे, तब हम जाके पब्लिक तो कड़वी गोली ले ही रही है काफी अरसे से। लियाकत शाहवानी साहब, PTI का ये मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त माना जा सकता है कि गुज़िश्ता हुकूमतें थीं, उनकी मुआशी पॉलिसियाँ, बेपनाह लूट खसूट, कर्ज़ों में इजाफे की वजह से आवाम को फौरी रिलीफ देना इनके लिए अब मुमकिन नहीं है, कौम को सब्र और इंतज़ार करना पड़ेगा। किस हद तक दुरुस्त माना जा सकता है PTI का ये मौक़िफ़? देखिए, इस हद तक तो यकीनन दुरुस्त है कि ये जो मईशत में आग लगी है, जो जो लोन्स लिए गए हैं तारीख में, ये जो आग लगाई गई थी ये तो गुज़िश्ता 5 साल में लगी थी। और मुस्लिम लीग नून ने जाते जाते अपने छठे बजट में जो बजट दिया वो बजट कम, और PTI गवर्नमेंट के लिए वो बारूदी सुरंग बिछा के गए थे। और अब PTI गवर्नमेंट चूंकि उनकी कमजोरी यहां पे है कि उन्होंने प्रॉपर उसकी प्रिपरेशन नहीं की। देखिए, इमरान खान साहब एज ए क्रिकेटर भी जिस मैच में जाते रहे, कम से कम इतना तो उसको अंदाजा जरूर था कि मैचेस में भी एक फर्स्ट एड किट रखा जाता है कि अगर कोई कैजुअलिटी हो, कोई खिलाड़ी जख्मी हो तो उसका मरहम पट्टी किया जा सके। लेकिन उसने इतने गवर्नमेंट में आने के बाद इस तरह का कोई इकदाम नहीं किया, कोई अल्टरनेट अपने साथ नहीं रखा, कोई प्रिपरेशन नहीं थी। कोई आप देखें गुज़िश्ता 5 सालों में 27 अरकान थे PTI के असेंबली में, कोई शैडो बजट इन्होंने नहीं दिया। असद उमर साहब को यह पता था कि अगर 100 साल बाद भी PTI गवर्नमेंट में आती है तो फाइनेंस मिनिस्टर वही होंगे।
उन्होंने सिर्फ दावे किए, और खान साहब ने भी जो दावे किए माशी बेहतरी के, वो भी असद उमर की सरगोशियों पे करते रहे। तो खान का नीयत तो जरूर ठीक है, लेकिन टीम उनका वीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन 8 महीनों में पहली बात तो ये रमेश कुमार साहब मुख्तसर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, मुझे ब्रेक की जानिब जाना है। टीम वाकई कमजोर है जैसे लियाकत शाहवानी साहब, इसके अलावा और भी लोग अब इस मामले पर उंगलियां उठा रहे हैं। देखिए जब भी देखिए, मैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब बैठे हैं और मैं समझता हूं कि मेरी भी इकोनॉमिस्ट बहुत सारे हैं जिससे मेरा ताल्लुक है, उसके अंदर भी कुछ कहते हैं कि बहुत अच्छी पॉलिसी है, कुछ कहते हैं तो एक जगह पे जो है वो लोग कभी भी मुतमिन नहीं होते हैं। और मैं समझता हूं कि जो हुकूमत आती है आप वो अपनी समझते हैं पॉलिसी टीम लेके ठीक आती है, है, टीम मगर कमजोर नहीं है। टाइम विल प्रूव, टाइम प्रूव करेगा। टाइम विल प्रूव, एक तो बिल हमारी ब्रेक की तरफ जाना होगा। शाहिद साहब ने भी एक पॉइंट उठाया था कि आर्जी हल है, वजीर की वजीर शेख रशीद, उन्होंने भी कहा है कि IMF की शराइत बहुत सख्त होंगी। क्या होगा आगे चलकर, अगर शराइत सख्त होंगी तो हकीकी मायनों में रिलीफ कब मिलेगा? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ये कहते हैं कि IMF की शराइत बहुत सख्त होंगी। उनका मौक़िफ़ वज़ीर ख़जाना असद उमर के मौक़िफ़ से कुछ मुख्तलिफ है। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अगर शराइत सख्त होंगी तो फिर मईशत की बेहतरी किन मायनों में होगी? आपने ब्रेक से पहले नुक्ता भी उठाया था कि ये आर्जी रिलीफ होगा, तो हकीकत में रिलीफ कब मिलेगा? देखिए, मैं आपको एक बुनियादी बात बता दूं, और वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त टैक्सों की मद में जो हमारी कैपेसिटी है वो है 9,000 अरब रुपए की, और हम 4,000 अरब रुपए वसूल कर रहे हैं। ये जो 5,000 अरब रुपए कम है, जब तक ये वसूल नहीं होता और हम उसके लिए कानून साजी नहीं करते, पाकिस्तान की मईशत में कभी बेहतरी नहीं आ सकती। इमरान खान साहब को इस बात का एहसास था, और आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि मैं 8,000 अरब रुपया टैक्स वसूल करके दिखाऊंगा, ये रिकॉर्ड पर है। अब अगले साल का जो बजट बन रहा है, मेरी इत्तलात के मुताबिक उसमें हदफ जो है वो 5,000 अरब से कम है। इसकी रोशनी में मैं, और कौमी बचतें हमारी बहुत कम है, मुल्क की सरमायाकारी हो नहीं रही है। इसके नतीजे में नंबर 1, ये IMF का प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, PTI की हुकूमत के जो पहले 3 साल हैं, इन 3 साल की जो औसत शरह नमू है, ग्रोथ रेट है, वो जनूबी एशिया की औसत से कम है रहेगी, वो बांग्लादेश से कम रहेगी, वो भारत से कम रहेगी, इसमें कोई शुबे की गुंजाइश नहीं है। हमारे में अगर 8% से कम ग्रोथ होती है तो पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ती है और पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ती है। इस साल हमारी ग्रोथ रेट हो रही है 3.5%, लेकिन पाकिस्तान की 72 साल तारीख में ये पहली दफे हुआ कि किसी एक माली साल में ज़री शोबे ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई। यही दोनों जो हैं वो आपको जो है नौकरियां फराहम करते हैं। तो इसके नतीजे में आज हम पूरी जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि इस साल बेरोजगार अफराद की तादाद में 12 लाख का इजाफा हुआ, और गरीब अफराद में जो 35 लाख जो थोड़ा सा गुर्बत से ऊपर थे वो गुर्बत से नीचे चले गए। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि हम 100 दिन के अंदर अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी अपनाएंगे। उसका मतलब ये था कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे। अब हुआ ये रहा है कि एक एमनेस्टी आ रही है। तो पिछली जब एमनेस्टी आई थी तो इमरान खान साहब ने ये कहा था कि हम इन केसेस को दोबारा उछालेंगे, ये चोरी है। मुझे ये बताया जाए कि जब जिन लोगों ने उससे फ़ायदा नहीं उठाया, अब उनको दोबारा एमनेस्टी दी जा रही। हुआ ये है कि शहजाद अकबर साहब जो इनके हैं, उन्होंने हमें बताया था कि बहुत से अकाउंट्स की डिटेल हमें मिल गई हैं जो बाहर हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल मिल गई हैं जो बाहर हैं। अब आप उनको एमनेस्टी देना चाहते हैं तो मेहनत तो बेकार हो गई ना। बात यह है कि अगर कराची में, लाहौर में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी है जो चोरी के पैसे की है और पिछली एमनेस्टी स्कीम में भी उसने फ़ायदा नहीं उठाया, तो आपको क्यों आप उसको उससे मुल्की कानून के बजाय उसको ये कहते हैं कि आप एमनेस्टी दे दें, अगली एमनेस्टी भी दे दें। तो ठीक है रमेश कुमार साहब, मौजूदा मुआशी मामलात खासतौर पर डॉलर के निर्ख में उतार चढ़ाव से बरामदात पर काफ़ी असरात मुरतब हो रहे हैं। मुशीर ख़जाना अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ये तस्लीम कर चुके हैं कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान बरामदात में कमी हुई। इससे कारोबारी तबके में बेचैनी तो होगी और बेचैनी मजीद बढ़ेगी भी।
देखिए बात ये थी कि दो चार हमने चीजें जो हैं। पॉलिसी सिद्दीकी अपनाई साहब हुई ने है, बातें की है उसके ऊपर भी मैं रमेश कुमार साहब आप रिस्पॉन्ड करेंगे। सिद्दीकी साहब ने जी सिद्दीकी साहब ने जो बातें की है उसके ऊपर भी मैं रोशनी डालूंगा। देखिए डॉलर की प्राइस डार साहब ने जो कर रहा था 105 के ऊपर लेके आया, उस वक्त जो डॉलर की प्राइस होनी चाहिए थी वो 120 रुपये होनी चाहिए थी। वो जिस तरीके से मैनेज किया, मैं समझता हूँ एक टेम्पो जो है वो हमारे एक्सपोर्ट का टूट गया था, हम मार्केट से काफ़ी आउट हो चुके थे। अब जो डॉलर की प्राइस अचानक जो बढ़ी, उस अचानक से एक्सपोर्ट का फ़ायदा इतना जल्दी नहीं मिल सकता, क्योंकि मार्केट के अंदर आपकी फिर पेनिट्रेशन और मार्केट के अंदर दोबारा आपके वो ऑर्डर्स, उसके लिए आपको जो डॉलर की जो एप्रिसिएशन का जो फ़ायदा मिलना था वो आपका जनवरी से ही शुरू हुआ। और आप जो डेफिसिट हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो 1 बिलियन से ऊपर होता था वो मिलियंस में जो आया, वो जनवरी के बाद वो आना शुरू हुआ। वो एक फ़ायदा डॉलर की एप्रिसिएशन से हुआ। इंटरेस्ट जो रेट जो बढ़ा, उससे एक इन्फ्लेशन का बिल्कुल हुआ। मैं समझता हूँ इकोनॉमी को समझना, इकोनॉमी के ऊपर बात करना सिर्फ टीवी के आधे घंटे के प्रोग्राम के ऊपर, जो बंदा जिस चीज से यही तो उसको अपोजिशन देखेगा, कह रही है, ये उसको सब उतनी आसान नहीं नेगेटिव चीजें है। ये देखने जो में आएंगी, मौजूदा उसको सूरत हाल पॉजिटिव है, चीजें देखने में ये अगर आएंगी। किसी और हुकूमत में होती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में होती तो क्या वो सूरत हाल का इदराक करती? पॉलिटिकली माजी में मैं समझता हूं कि बिल्कुल पीटीआई की गवर्नमेंट ने जिस इश्यूज के ऊपर, एमनेस्टी के ऊपर या जिन इश्यूज के ऊपर क्रिटिसाइज किया पीएमएल-एन को, या आज जो पीटीआई की हुकूमत को पीएमएल-एन या पीपुल्स पार्टी क्रिटिसाइज कर रही है, ये एक पॉलिटिक्स है। हमें ये पॉलिटिक्स है। लियाकत शाहवानी साहब, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल मजमूई तौर पर 30 साल जवाब मेरी बात मुकम्मल हो, ये जी रमेश 30 साहब, साल ये जो पाकिस्तान की सियासत का जो हिस्सा रहा है और आईएमएफ का जो बार बार प्रोग्राम रिपीटेशन रही है, ये इसी पॉलिटिक्स की वजह से रही है। मैं समझता हूं आज आप समझते हैं पीटीआई भी मादी में मुआशी सूरत हाल पर, मईशत के मामले पर पॉलिटिक्स करती रही? लिया जाए और उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया जाए। अच्छा लियाकत शाहवानी साहब, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल भी मजबूरी तौर पर अब इस कदर इत्मीनान बख्श नहीं रही है, काफी समय डूब चुका है, तो दोबारा क्या मौक़िफ़ आपका? शाहवानी साहब, रमेश साहब का पॉइंट आ गया। जी रमेश साहब खामोश होंगे, अमलन तो इकदाम नहीं करते, लेकिन यह है कि बातें बहुत करते हैं। देखिए जवाद, मैं आपका पूरा सवाल तो नहीं समझ पाया। इशू ये है स्टॉक मार्केट की सूरत हाल के बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ। जी सूरत हाल खराब हो गई, स्टॉक मार्केट देखिए मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, ट्रेडिंग लेवल पे दो ऐसे इदारे हैं या दो ऐसे इकदाम हैं, उनको देख के मईशत की सेहत का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक स्टॉक एक्सचेंज है और दूसरी एफडीआई है। स्टॉक एक्सचेंज आपकी 52,000 पॉइंट से 36,000 पॉइंट्स तक डिक्लाइन में आ गए हैं। एफडीआई 22% कम हुई है, और एफडीआई की कम होने की वजह यह है कि जो नोट्स इन सर्कुलेशन थे, स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि 4.7 खरब रुपए हवाम ने वो होल्ड कर लिए, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, या उन्होंने डंप कर लिए, या फिर वो उसको मार्केट में नहीं ला रहे। तो इससे हुआ यह है कि जो आपका अंदरूनी सरमायाकार है वो खौफजदा हो गया है। उसको देखते हुए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसने भी अपना हाथ रोक लिया है। मजमूई तौर पे अवामी सतह पे रोजगार में इजाफा और कुव्वत खरीद में इजाफा, ये दो इंडिकेटर्स हैं। अगर इसमें इजाफा हुआ है तो आवाम खुशहाल हो गए, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आपकी मईशत की सूरत हाल कमजोर है। अब रही बात मौजूदा आईएमएफ का, आप जिक्र कर रहे हैं, आईएमएफ के पास जाने के बाद आईएमएफ जो है वो आपको डायरेक्शन देगी, वो डिक्टेशन देगी, वो एडजस्ट नहीं करेगा, वो आपके साथ निगोशिएट नहीं करेगा। जो ममालिक आईएमएफ के नरगे में फंसते गए, कोई एक मुल्क आप मुझे बताएं कि उनकी मईशत बेहतर हुई है। आईएमएफ का एक निर्गा है, पैकेज कम है। शायद साहब आपने अभी आपके जो जवाबात हैं उनसे लगा कि 3 साल तक मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहेंगे, शरह नमू भी ठीक नहीं रहेगी, जनूबी एशिया में सबसे नीचे रहेगी, तो 3 साल के बाद कुछ बेहतरी की उम्मीद हम कर सकते हैं मौजूदा हुकूमत से? ये आपने किससे पूछा है? शाहिद साहब, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपसे। जी देखिए, ऐसा है कि 3 साल के बाद जब आप शरह नमू को तेज करने की कोशिश करेंगे तो ये जो स्टेबलाइजेशन आया था, कुछ अशारिये बेहतर हुए थे, वो फिर दोबारा खराब हो जाएंगे। ये 1993 से हो रहा है। अक्टूबर 2016 में जी जो है वो आईएमएफ का प्रोग्राम जब खत्म हुआ तो आईएमएफ ने कहा जी पाकिस्तान की मईशत बहुत शानदार है और वो मुस्तहकम हो गई है। उसके बाद शरह नमू तेज की
तो फिर वही बहरान आ गया। देखिए, मैं जो आपसे बात कर रहा था, ये 2023 में हम दोबारा IMF के पास जाएंगे, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ। मगर मैंने अभी एक नुक्ता उठाया था, उसको लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचाया। जो बात हो रही थी लूटी हुई दौलत को पाकिस्तान वापस लाने के लिए, जो डिटेल्स इस हुकूमत को मिली थी, तफसीलात मिली थी, मुझे इस पे कमेंट करने दीजिएगा जवाब। जी, वक्त खत्म हो रहा है शाहिद साहब। रमेश साहब मुख्तसर 10 से 1 लाइनर रिस्पॉन्ड कर दें अगर आप कर रहे हैं तो। नहीं, वो जो सासे थे उस पर एमनेस्टी दे रहे हैं आप, उसको पकड़ें। असासों की हमारी बिल है, हम चाहते हैं कि इस मर्तबा पाकिस्तान पॉपुलर फैसले करें, थोड़ी सी पब्लिकली और पॉलिटिकली हमें क्रिटिसिज्म जरूर होगा, मगर हम ठीक है। रमेश कुमार साहब आपका बहुत शुक्रिया, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और लियाकत शाहवानी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम, तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, माजी की हुकूमतें भी IMF के पास जो बेल आउट पैकेज लेने जाती थी वो यही दावा करती थी कि आखिरी पैकेज होगा। उम्मीद करेंगे ये IMF का आखिरी पैकेज हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।